Hello everybody, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. Okay guys, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमने पिछले सेशन में CBSE बुक के अकॉर्डिंग जो NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने मैट्रिक्स खत्म कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं आपको अब जो कराने जा रहा हूँ वो डिटर्मिनेंट्स कराने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैट्रिक्स से ही जब मैट्रिक्स पढ़ा गया उसके बाद ही रिक्वायरमेंट पड़ी डिटर्मिनेंट्स की। अच्छा, कैसे रिक्वायरमेंट पड़ी सर? अच्छा, तो उसी बारे में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है डिटर्मिनेंट्स का। मतलब इस सेशन में हम डिटर्मिनेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का यूज क्यों आया, ठीक है, क्या मतलब है डिटर्मिनेंट्स का। हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो मैट्रिक्स से ये कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, और अगर कनेक्टेड है तो फिर डिटर्मिनेंट्स का यूज क्या है, और यूज क्या है तो इसका फर्दर हम अपने रियल लाइफ में या फिर क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। ओके, माई सेल्फ हेमंत कुमार। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट, अच्छा तो मैं स्टार्ट करता हूं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स आप जानते हो, मैट्रिक्स क्या है? कोई पूछे व्हाट इज मैट्रिक्स, तो बताया था मैंने कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को अगर हमने अरेंज कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, लेकिन इन 12th क्लास सिलेबस हमने सिर्फ पढ़ा था किस बारे में? रियल नंबर्स के को लेके मैट्रिक्स पढ़ा था। सेम ऐसे ही डिटर्मिनेंट भी हम पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर के साथ ही डील होगी। डिटर्मिनेंट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डील नहीं होगा। हो सकता है कोई पूछे तो क्या बोलोगे? यस, पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों को डील करता है, लेकिन हम यहाँ पे रियल के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स, ठीक है, मैं बात कर रहा था मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स कितनी टाइप का होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो मैंने पढ़ लिया था, जिसमें एक मैंने आपको टाइप पढ़ाया था स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ाया था? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? चलो एक बार रिमाइंड करा देता हूं। जहां पे m इक्वल्स टू n है, m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आप इसको जरूरी नहीं है n इक्वल टू m भी लिख सकते हो। n को नंबर ऑफ कॉलम से और नंबर ऑफ रोज से n को नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको रो और इसको कॉलम से ही दिखाते हैं, यानी कि m को जनरली रो लेते हैं और n को क्या? कॉलम लेते हैं। बात आ गई समझ? ओके, तो जहां पे भी रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है। अब ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एवरी डिटर्मिनेंट्स, मैंने कहा कि मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही है डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, कैसे बनता है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सभी जो भी मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसी मैट्रिक्स के बारे में डिटर्मिनेंट की बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तो ये सारे मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इन सारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के का ही डिटर्मिनेंट बन सकता है। तो हम जो डिटर्मिनेंट्स में डील करने वाले हैं, अगर इस मैट्रिक्स की बात आती है तो मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डन, पहली बात क्लियर। ओके, दूसरी बात यह है कि आप जानते हो कि मान लो मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या? 0। नेक्स्ट लिख रहा हूं a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। मैं कहूं बेटा इसको सॉल्व करना है ना? सॉल्व करना है, तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। जिसमें से एक तरीका ये है कि मान लो मैंने यहाँ से y बाई एक्स निकाल लिया। अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले इक्वेशन से y बाई एक्स कितना होगा, तो क्या करो? इसको उधर भेज दो, माइनस b हो गया। अच्छा, अगर फर्दर इधर सॉल्व कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा? a1x इक्वल्स टू b1 और y को मैंने उधर भेज दिया तो माइनस b1, तो y अपॉन x निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस a1 अपॉन b1 या a1 अपॉन माइनस b1। तो बात तो वही है ना कि माइनस a1 अपॉन b1 लिखूं या a1 अपॉन माइनस b1 लिखूं, बात सेम ही है। तो मतलब ये कितना आ गया? माइनस a1 अपॉन b1। अच्छा, सेम ऐसे ही अगर इसका भी y बाई x में निकालूं तो कितना होगा? इसका y बाई x निकालो तो कितना होगा? ये होगा a2 अपॉन b2 माइनस के साथ होगा। ओके,
अच्छा, दैट मीन्स इस लीनियर इक्वेशन का अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो क्या आएगा, y बाई एक्स इधर भी है, y बाई एक्स इधर भी है, दोनों को कंपेयर किया तो कितना आ गया, माइनस ए वन बाई बी वन इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू। डन, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ए वन बी टू इक्वल टू ए टू बी वन। डन। अच्छा, या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू 0। डन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, या नहीं जानते हो तो मैंने दिखा दिया आपको। डन। अच्छा, अब ये जो लीनियर इक्वेशन लिखा गया है, दो लीनियर इक्वेशन ये और ये, इसको मैं कहता हूं कि मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये भी आपको पता है, आप कहोगे लो जी सर मैंने कर दिया। मान लिया ए एक मैट्रिक्स है जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके, A1, और यहाँ पे कितना B1, यहाँ पे कितना A2, यहाँ पे कितना B2, और लिख दिया। अच्छा, तो दैट मीन्स जो A है, क्या A को इसके इक्वल दिखा सकता हूं, दिखा सकता हूं? तो अगर मैं कहूं कि फिर मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू A1, चलो 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 इसको A लेते हैं, ठीक है, और A मैट्रिक्स के इक्वल, सॉरी A मैट्रिक्स दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, A1 B1 A2 B2, और इसको मैंने दिखा दिया ऐसे, A1 B2 माइनस A2 B1। डन। अच्छा, ऐसा हो गया। क्या ये बात सही है? कोई पूछे क्या ये बात सही है तो क्या बोलोगे, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मैट्रिक्स पढ़ाते हुए कि मैट्रिक्स को सॉल्व करके आप आंसर नहीं ला सकते, ठीक है ना। आप इस मैट्रिक्स के इक्वल कोई मैट्रिक्स ला सकते हो, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को आप इक्वल कर सकते हो, लेकिन इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आप उसके इक्वल कुछ भी नहीं ला सकते। अगर वो आएगा इक्वल तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो फिर अगर मतलब कि अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या मैं इस रिप्रेजेंटेशन के साथ डील नहीं कर सकता? तो यहाँ पे तो यही बात हो गई कि नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्यूशन तो इसका अवेलेबल है, इतना है सॉल्यूशन। तो फिर क्या बात हुई सर, फिर मैट्रिक्स का फिर तो अरेंज करके हमने छोड़ दिया, बात तो कुछ बनी नहीं। तो इंट्रोड्यूस हुआ क्या, डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इंट्रोड्यूस क्या, क्योंकि मैट्रिक्स की तो अपनी रूल है, अपनी रूल है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस हुआ डिटर्मिनेंट्स कि भाई इस रूल को फॉलो करते हुए, मतलब जो आंसर इसका है वही आंसर इसका कुछ भी आए, ऐसा रूल कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके कारण इसका भी जो आंसर आया उस आंसर को ये फॉलो करे। तो उस सारे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइनर्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में, कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को डील करते हैं, कैसे सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को डील करते हैं, कैसे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को डील करते हैं, कैसे फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को डील करते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में। अच्छा, जिसमें कि मैंने बोला फोर्थ ऑर्डर तक, लेकिन आपके एनसीईआरटी में या 12th क्लास के सीबीएसई ने जो डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर डिफाइन कर रखा है वो हमने सिर्फ 12th में 3 ऑर्डर तक ही डील करना है और 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है। अच्छा, तो बात हो रही थी इस इक्वेशन के बारे में, तो सर फिर तो इसको कैसे दिखाएं इसके इक्वल? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप क्या करो, इसको इस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, A1 B1 A2 और B2, और उसका डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता होगा, कुछ ऐसा मॉडुलस, ठीक है। लेकिन आप मॉडुलस पढ़ोगे नहीं, अभी रिप्रेजेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन होल को क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही ये रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, मॉडुलस का, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस से कोई लेना देना नहीं है, भूल के भी मॉडुलस नहीं बोलोगे। क्या लिखा है, ये डिटर्मिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, किसी भी कैपिटल लेटर के द्वारा, A B C किसी के द्वारा, लेकिन उसको किस में रखा जाता है, इस मॉडुलस फॉर्म में, मॉडुलस दो खड़ी लाइनों के बीच में, ठीक है। मैं मॉडुलस बोल रहा हूं समझाने के लिए, आप मॉडुलस नहीं बोलोगे, ठीक है। दो स्टैंडिंग लाइनों के बीच में रखा जाता है जिसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट A। अच्छा, तो सर फिर तो इसका, तो फिर इसको क्या इसके इक्वल लिख दोगे आप? हाँ, मैं बोलूंगा लिख दूंगा बिल्कुल, यानी कि क्या लिखूंगा, A1 B1 A2 B2 को मैं क्या लिख दूंगा, ऐसा कुछ लिख दूंगा, A1 B2
और माइनस A2B1। अच्छा तो सर मान लो मैंने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा z, यहाँ पे लिखा m, तो क्या मैं सर इसको ऐसे लिख दूं xm माइनस yz? हाँ लिख दे बेटा, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर तो ये कैसे किया, कैसे किया? देखो ना, देखो एक रूल बन रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो A1B2 यानी A1B2 यानी कि ये एंड माइनस लगा दो बीच में और मतलब ये। अच्छा सर तो मान लो मतलब ऐसे आ गया, कैसे आ गया, a माइनस बी सी और माइनस डी, तो सर फिर मतलब ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, माइनस ए डी और प्लस बी सी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। हाँ क्यों, क्योंकि ये तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए और ये माइनस ऑलरेडी होता है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता है, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, बिल्कुल सही। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का, सॉरी सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंडेशन। बात आ गई समझ? तो ये था मैट्रिक्स की, अभी तो हमने जनरेट किया, ये सारी चीजें आने वाले टाइम में फिर बताऊंगा, लेकिन अभी ये मैट्रिक्स कैसे डिटरमिनेंट बना ये बात समझ आ गई है ना? आगे बढ़े, चलो इसको हटाता हूं पहले। ओके तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड ऑर्डर होगा तो कैसे, थर्ड ऑर्डर होगा तो कैसे, डॉट डॉट डॉट। ओके तो पहला जो कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, डन। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है? अच्छा फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स अगर मैं पूछूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या फर्स्ट ऑर्डर का होता है तो क्या बोलोगे? हाँ होता है ना, 1 क्रॉस 1 जिसमें एक ही एलिमेंट होंगे, तो सेम ही ऐसा डिटरमिनेंट भी होता है। कैसा? मान लो एक ही एलिमेंट है। अच्छा तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वही होगा। अच्छा तो सर मतलब डिटरमिनेंट ये किसके बराबर होगा? ए के। हाँ डिटरमिनेंट -2 किसके बराबर होगा? -2 के। डिटरमिनेंट a प्लस बी किसके बराबर होगा? a प्लस बी के, बिल्कुल सही। बात आ गई समझ? अच्छा ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, a b c d। सॉल्यूशन कैसा होगा सर? बताया था अभी, दिस माइनस दिस, ठीक है? कैसे? ad माइनस bc। बात आ गई समझ? ओके नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर है ना, चलो ऐसे लिख देते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स है ना। थर्ड ऑर्डर कैसे होगा? थर्ड ऑर्डर कुछ ऐसे होगा, कैसे? a b c d e f g h i। चलो अभी ABCD पे बताता हूँ आपको। अच्छा सर तो इसका एक्सपेंडेशन कैसे होगा? बिल्कुल सही। अच्छा इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। क्या? आप जैसे कि जैसे रो और कॉलम मैट्रिक्स में होता है, सेम ही यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम, और यहाँ पे भी आप एड्रेस दे सकते हो। ये 1 1, ये क्या है 1 1, ये क्या है 1 2, ये क्या है 1 3, ये क्या है 1 4, ये क्या है 1 ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ये क्या है 2 1, ये क्या है 2 2, ये क्या है 2 3, ये क्या है 3 1, ये क्या है 3 2, ये क्या है 3 3। बात आ गई समझ? अच्छा तो सर ये क्यों बताया आपने? हाँ बताया ना, ये देखो जैसे आप A11 सपोज, देखो एक बात सुनो यहाँ पे, ऐसा क्यों करते हैं इस बारे में भी पहले जान लो। जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसका सॉल्यूशन तो मैं जानता हूं, उसका सॉल्यूशन मैं जानता हूं कैसे आता है, दिस माइनस दिस। अच्छा तो इस थर्ड ऑर्डर को मैं कुछ ऐसा करूं कि सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए और किसी चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और मैं उसको सॉल्व कर लूं तो इजी बन जाएगा ना मेरे लिए काम। तो कुछ ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे? A11 के साथ पहले एक्सपेंड कर देंगे, डन। जैसे ही एक्सपेंड करूंगा तो क्या करना है कि A11, अच्छा एक और बात सुनो मेरी बात पहले, इस डिटरमिनेंट को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो? 6 तरीकों से, 6 वेज से आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्सपेंड। कैसे 6 तरीके कौन से? 3 वो तरीके जो कि किससे एक्सपेंड होंगे? रोज के थ्रू। और 3 वे तरीके जो किसके थ्रू एक्सपेंड होंगे? कॉलम। डन। अच्छा अब चलो, अब पहली बात करते हैं, अगर रो से एक्सपेंड किया तो, अगर रो से एक्सपेंड किया तो रो यही है ना,
अच्छा, मतलब A11 के थ्रू, B12 के थ्रू, C13 के थ्रू एक्सपेंड किया तो क्या होगा, आपको क्या लगाना होगा, -1। क्या लगाना होगा, -1। किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो, A11, यानी कि इसका जो एड्रेस है A11 उस पे वो पावर लग जाएगा 1+1 का। डन, और उसको एक्सपेंड कर दो। कैसे एक्सपेंड करेंगे अभी बात करेंगे। फिर आप क्या लगाओगे, प्लस, फिर आप लिखोगे -1। किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो, 1 2, तो 1+2 कर दो, फिर एक्सपेंड कर दो। डन। अच्छा, फिर किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हो, -1 1 3 के थ्रू, और फिर एक्सपेंड कर दो। बात आ गई समझ, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। किसके थ्रू मैंने बताया, अभी 3 तरीके पढ़ रहे हैं, रोज के थ्रू एक्सपेंड करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, -1 लिखना है, जिस एड्रेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, -1 पे वो पावर, -1 पे वो पावर, और -1 पे वो पावर। 3 एलिमेंट है, 3 आ गया, 4 एलिमेंट होते 4 आ जाता, लेकिन हमने 3 4 में बात करनी नहीं है, 3x3 में ही बात होगी, ठीक है। ओवरऑल 2x2 में ही बात होगी, और 1x1 का तो जो लिखा होगा अंदर वही आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ओ चलो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, तो सर एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब आपने ये लिख दिया, अब आप जैसे एक्सपेंड पे जाओगे तो क्या होगा, जिस रो और जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो उस वाले का कॉलम और रो आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। यानी क्या डिलीट हो गया, यहाँ पे ये और ये दोनों डिलीट हो गए, तो क्या बचा, ये देखो, ये दोनों डिलीट हो गए। अरे तू इधर, ठीक है, ये दोनों डिलीट हो गए, है ना, ये दोनों डिलीट हो गए। डन, तो क्या बचा, ये देखो, E22 into I33 और H32 into F23। बात आ गई समझ, यानी कि ये बच गया, यानी कि आप यहां पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, E22 I33 माइनस यहां पे F23 एंड H32, ये वाला। बात आई समझ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि -1 किसके थ्रू एक्सपेंड करने जा रहा हूं, 1+1 के थ्रू, ठीक है, और कौन किसके थ्रू, A11 के थ्रू। अच्छा, ठीक है, ओके, तो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, बचा क्या, E22 I33 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एंड माइनस ये वाला, ठीक है, कितना, H32 एंड F23। डन, ओके। अब किसके थ्रू एक्सपेंड होने जा रहा है, फिर से B12 के साथ, तो क्या लग जाएगा, प्लस, कितना, -1 के साथ 1+2, एंड ये कितना हो जाएगा, B12। अच्छा, अब क्या गायब होगा, इसको हटा देता हूं, अब क्या गायब होगा, देखो ये भी गायब हो गया, है ना। अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो बचा क्या, ये और ये, तो पहले मल्टीप्लाई किसका होगा, इसका फिर इसका, तो कितना, D21 I33, ठीक है, I33 और फिर इनका माइनस G31 F23। डन, फिर से प्लस, ठीक है, फिर माइनस, अब किसका, 13 का, तो 1+3 किसके साथ एक्सपेंड हो रहा है, C13 के साथ। डन। अच्छा, तो अब ये वाला कॉलम गायब और ये वाला रो गायब, तो बचा क्या, ये 4, तो कितना, D21 H, देखो H32 माइनस ये दिस G31 और E22। बात आई समझ। अच्छा, अब एक चीज पे ध्यान दो जरा, इन पे ध्यान दो, इन पे, इतने पे जरा ध्यान दो। इसको क्या मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं, कैसे, जरा ध्यान दो। -1 पे पावर 1+2, 1+2 मीन्स 2, यानी कि क्या आया, E1। तो जब -1 पे पावर, जब भी -1 पे पावर क्या आएगा, E1, तो क्या आएगा हमेशा, प्लस, और जब भी -1 पे पावर क्या आएगा, ऑड, तो क्या आएगा, ये माइनस। यानी कि जो डिटरमिनेंट 3x3 का है, यहां पे हमेशा क्या आएगा, E1, यहां पे हमेशा क्या आएगा, E1, ये क्या होगा, E1 2 1, सॉरी 2 1, ये क्या होगा, E1, ये क्या होगा, E1, ये क्या होगा, E1, और बाकी जगह क्या आएंगे, प्लस। अच्छा, तो देखो ना, अल्टरनेट नहीं चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये 3 1, तो प्लस, और ये क्या, माइनस, और ये प्लस। देखो कैसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, ऐसा कुछ ही चल रहा है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है कि जब भी
a11 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही आएगा, यानी कि इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, a11 के थ्रू एक्सपेंड कर दोगे। जब भी a12 के थ्रू एक्सपेंड करने आओगे तो यहाँ प्लस ना लिख के और ये सारी चीजें ना लिख के आप क्या लिखोगे, देखो ये तो लिखना ही है कि इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं, आप डायरेक्ट माइनस लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये चीज नहीं लिखना है और क्या आएगा, यहाँ पे 13 है तो प्लस ही आएगा, तो डायरेक्ट प्लस लगा दो। बात आ गई समझ? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं किसके साथ, कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पे कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं। तो कॉलम के साथ एक्सपेंड होगा तो क्या, कॉलम ये है, कॉलम ये है, फिर यहाँ से पे ये बात, पहले वाले पे क्या आएगा प्लस, दूसरे वाले पे क्या आएगा माइनस, तीसरे वाले पे 3 1 है तो 4 तो प्लस आएगा, 2 1 है 3 है तो माइनस आएगा, 1 1 है 2 है इवन है तो प्लस आएगा। तो मैं a11 के साथ डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने की प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, a11 से ये गया ये गया, ये तो सेम ही आएगा, कितना आएगा यही आएगा, कितना e22 I33 minus H32 and F23 डन। अच्छा, उसके बाद D21, 21 कितना है, 21 मतलब 3 है, तो 3 है तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस किसके साथ, D21 के साथ, तो क्या आ जाएगा ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो क्या आ जाएगा I33 B12 I33 B12 माइनस I33 B12। अच्छा, ये गायब हुआ था ये गायब हुआ था, बचा कितना H और C वाला, तो कितना H32 एंड C13 डन। ओके, नेक्स्ट G, तो G पे क्या है 31 मतलब 4 मतलब इवन है, तो क्या लिखेंगे G31 एंड किस, ये वाला रो और ये वाला कॉलम गायब, तो क्या बचा ये 4, यानी कि B12 F23 एंड माइनस E22 एंड C13। आप करके देख लेना, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। बात आगे समझ। अभी एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं, ठीक है, रियल नंबर का भी एक एग्जांपल लेता हूं। अभी ये बात समझ आई, ठीक है, क्या चीज हमने पढ़ा, ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं। क्या चीज पढ़ा हमने कि भाई एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट है तो 2 क्रॉस 2 तो मुझे पता है दिस माइनस दिस कर देंगे, सेम काम यहाँ पे भी होगा, लेकिन एक्चुअली 3 क्रॉस 3 का आ गया है, तो पहले 2 क्रॉस 2 कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें ये फंडा पता होना चाहिए प्लस माइनस का, ये पता चल गया। अच्छा, ये कैसे आया, -1 पे पावर करके, तो कई बुक में ये -1 दिखाता है, कई बुक में नहीं दिखाता है, या आप एग्जाम में दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान होना चाहिए कि कहां पे मैं प्लस लिखूं और कहां पे मैं माइनस लिखूं, ठीक है। तो जहां पे भी इवन होगा वहां उसके आगे उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट के साथ एक्सपेंड कर रहे हो, अगर वो इवन प्लेस का है तो इवन पे लिखोगे, अदरवाइज ऑड लिखोगे, डन। अच्छा, इवन और ऑड डिसाइड कैसे होगा कि वो उसका एड्रेस क्या है, 11 है 12 है क्या है, डन। अच्छा, तो a11 तो उस रो को और उस कॉलम को जिस एलिमेंट के साथ आप एक्सपेंड कर रहे हो उसके रो को और उसके कॉलम को गायब कर देना है। जैसे ही गायब करोगे तो 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, उनका इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर से दूसरे के साथ एक्सपेंड करोगे तो 1 2 है तो ये कैसा है, इवन है, तो इवन है तो क्या आएगा 1 2 सॉरी यार 1 2 ऑड है, ऑड है तो कैसा आएगा माइनस आएगा, ठीक है। माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, उस कि रो और उसके कॉलम, उसका कॉलम और उसका रो गायब, तो बचे 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का फिर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वो सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट क्या बचा 1 3, यानी रो एक्सपेंडेशन हो रहा है तो 1 3, तो 1 3 कैसा है 4, यानी कि इवन है, इवन है तो क्या आएगा प्लस। अब C13 लिख दिया मैंने, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दिया, बचे जो 4 एलिमेंट उसको इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, और ये सभी को सॉल्व करने पे पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा उस डिटरमिनेंट का। बात आ गई समझ। चलो एक आपके बुक का एग्जांपल लेते हैं जिसमें रियल नंबर इंक्लूड होंगे और उसे एक्सपेंड करके देखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल रहा। क्या कह रहा है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स। ऐसा ही कुछ आपके एक्सरसाइज में या एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, इवेलुएट द डिटरमिनेंट। तो अब आपको डिसाइड करना है
कि आप रो के थ्रू करोगे या कॉलम के थ्रू करोगे, और कॉलम के थ्रू भी करोगे तो किस कॉलम के थ्रू करोगे, और रो के थ्रू करोगे तो किस रो के थ्रू करोगे, क्योंकि आप इस रो के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, इस रो के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, इस रो के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हो, इस कॉलम के थ्रू भी, इस कॉलम के थ्रू भी, इस कॉलम के थ्रू, तभी तो 6 वेज हुए ना। अच्छा तो चलो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, क्योंकि मुझे पता है 1 1 का है तो प्लस ही आएगा, ये और ये गायब, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, डन। अब मैंने किया +2 के साथ एक्सपेंड, ये +2 आएगा कि -2 आएगा, कौन सा एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो ये गलती आप नहीं करोगे, तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो फिर ये और ये गायब, तो ये कितना आ गया 0 माइनस 0, 0 माइनस ये भी आ गया 0, +4 के साथ एक्सपेंड किया, अब यहाँ पे तो प्लस आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 3, तो 1 3 4 होता है, इवन है तो प्लस, ये गया ये गया, ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर ये प्लस माइनस गलत हो गया ना तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो गया -1 एंड -12, डन, -1 एंड -12। अच्छा तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया 0 -0, ये कितना आ गया 4, सॉरी प्लस 0 माइनस 0 प्लस 4 और इनटू में कितना -13, तो अब 0 माइनस 0 तो 0 एंड 13 4 जाओ 52 माइनस का, और ये हो गया आंसर, डन। अच्छा ठीक है जी, ओके। अच्छा अब मान लो सपोज कि मैं इसको क्या करता हूं, मैं कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मैं इसको इसके थ्रू एक्सपेंड किया, अच्छा मैं अगर क्या करता कि कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करता तो क्या रिजल्ट सेम ही आता, जरा करके देखते हैं। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, इसको इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं, ओके। तो क्या आया 1, अच्छा और ये रिजल्ट तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये जाएगा और ये जाएगा, तो फिर से ये 0 माइनस 0 आएगा, ओके। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, -1 के साथ एक्सपेंड करूंगा, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो कितना आएगा 0 माइनस 4, कितना आएगा -1 के साथ एक्सपेंड हुआ, ये -1 के साथ। अच्छा अब देखो ये -1 के साथ एक्सपेंड हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या होता है, इसका एड्रेस क्या है 2 1, यानी कि 3 है ना, तो ये कितना आएगा प्लस आएगा ना, जरा ध्यान से देखो प्लस आएगा ना, ओके +1, और क्योंकि +1 लिखूंगा प्लस लिखूंगा और -1 के साथ एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, ये फिर से वही बात आएगी, है ना, प्लस ही तो आएगा। देखो देखो एक मिनट रुको, देखो ये क्या है माइनस है, क्योंकि माइनस के साथ एक्सपेंड होगा ना, ये किस एड्रेस पे है, माइनस वाले एड्रेस पे है, और किसके साथ एक्सपेंड होगा -1 के साथ, और फिर ब्रैकेट में लिखूंगा तो ये क्या हो गया ऑलरेडी +1 ही तो हो गया, +1। अच्छा अब एक्सपेंड कर दो, किस ये वाला और ये वाला गायब, ये और ये गायब, तो बचा क्या 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, डन। अच्छा अब किसके साथ, 4 के साथ, +4 के साथ एक्सपेंडेशन, तो ये गया और ये गया, ये कितना बचा 0 एंड -4 3 12, डन, ओके। अच्छा इसको सॉल्व करो तो 1, तो ये 0 और ये कितना आ गया प्लस, और ये -4 और ये प्लस में और फिर 4 से -12 मल्टीप्लाई होगा, तो फिर कितना बच जाएगा ये माइनस, ठीक है, एंड 12 4 जा 48। अच्छा तो 0 -4 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 52, डन। दोनों से आंसर तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ओके। अब एक बात बताओ, ठीक है, तो अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर आपने इसके साथ एक्सपेंड किया तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें भी एक्सपेंड किया, फिर से +1 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, तो चलो दोनों बातें सेम हो गई कि 0 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना पड़ा ना। अच्छा यहाँ पे भी सर मल्टीप्लाई करना पड़ा, -4 आ गया, तो अगर कुछ ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है ना, उसका एक्सपेंडेशन क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी कि 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़े, तो क्या होगा, मेरे लिए काम इजी बन जाएगा ना। अच्छा तो जरा देखो, मैंने बोला कि इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हो, इस वाले रो के साथ, इस वाले रो के साथ, इस वाले रो के साथ, किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हो। तो जरा इस पे ध्यान देना, अगर मैं इसके साथ एक्सपेंड करता तो क्या होता,
4 के साथ मैं एक्सपेंड करता तो क्या ये और ये गायब, तो बच क्या जाता -1 एंड -4 3 12। अच्छा अब मुझे पता है कि प्लस हो माइनस हो, जीरो के साथ एक्सपेंड होगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, और इस जीरो के साथ एक्सपेंड होगा तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बात आ गई समझ? तो कोई मुझे क्या इधर काम करने की जरूरत ही नहीं है, और मेरा फाइनली जो आंसर है वो कितना आ गया, 4 - 13 इक्वल टू माइनस का 52, तो भी आंसर तो मेरा सेम ही आया। बात आ गई समझ? लेकिन मेरा वर्किंग आवर्स यानी वर्किंग टाइम क्या हो गया, कम हो गया। आवर्स नहीं लगेगा भाई, टाइम यानी वर्किंग टाइम क्या हो गया, कम हो गया, लेस हो गया। तो ये एक आपको ध्यान देने वाली बात है कि जिस रो में या जिस कॉलम में आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे, आप उसी के साथ एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे किसी भी क्वेश्चन को जिसको आपको एक्सपेंड करना है कि नंबर ऑफ रोज किस में नंबर ऑफ जीरोज किस में ज्यादा, अगर इसमें ज्यादा है तो इसके साथ कर दो। अच्छा और अगर कह दिया, मान लो मैं कहता हूं कि नहीं रो के साथ ही एक्सपेंड करो, तो आप क्या करोगे, इस वाले को नहीं उठाओगे, फिर इसको या इसको उठा लो, क्योंकि इसमें दो ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें तीनों को लेके सॉल्व करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। बात आ गई समझ? तो आप नंबर ऑफ, कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस रो में या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे, आप उनके थ्रू जब एक्सपेंड करोगे तो आपका वर्किंग टाइम क्या होगा, कम लगेगा, कैलकुलेशन भी कम होगा। ओके अच्छा ये तो बात हो गई समझने वाली बात, समझने समझाने वाली बात हो गई। अब चलो कुछ लिखा पढ़ी वाला काम कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देखो ये जो रिप्रेजेंट किया वो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है डिटरमिनेंट का। तो चलो एक बार डेफिनेशन पार्ट की तरफ चलते हैं, ये समझ में तो आ गया ना। ओके चलो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ओके ओके बच्चा लोग देखो जरा, ये डेफिनेशन है कुछ, और उसके बाद रिप्रेजेंट किस किस चीज से होता है, एंड उसके बाद भाई कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, पहले डेफिनेशन को देख लो। कैरेक्ट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि पहले बताया मैंने कि डिटरमिनेंट किसका चेंज होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर m n कुछ भी कह लो, ठीक है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर, रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A, वेयर Aij क्या होगा, ith एंड jth एलिमेंट ही होगा A का, ठीक है ना। एलिमेंट ही मतलब कहने का मतलब अगर मान लो A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो जो अगर आप डिटरमिनेंट A लिखते हो तो वही एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, यानी कि ये अगर A 1 1 पे है तो A 1 1 पे ही आएगा, A 2 2 पे है तो A 2 2 पे ही आएगा, A 2 1 पे है तो 2 1 पे ही आएगा, A 2 2 पे है तो 2 2 पे ही आएगा, A 1 2 पे है तो 1 2 पे ही आएगा। बात आ गई समझ? यानी कि जिस एड्रेस पे ये है वही एड्रेस पे ये भी आएगा। तो वही कह रहा है कि where Aij equal to ith and jth एलिमेंट ऑफ A, यानी कि जो मैट्रिक्स A का था वही डिटरमिनेंट A के भी वही एलिमेंट्स होंगे। डन। अच्छा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट A लिख के, ठीक है, या फिर मॉडुलस A लिख के, लेकिन आप कभी भी मॉडुलस नहीं पढ़ोगे, ये डिटरमिनेंट A पढ़ोगे, मॉडुलस A नहीं पढ़ोगे, ये लिख के रख लो, मॉडुलस पे कभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की बात चल रही है एंड -3, तो आप क्या कह दोगे 3, यहीं पे गलत हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट -3 की वैल्यू कितनी होगी, -3 ही होगा, यहाँ पे मॉडुलस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके या फिर इस डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट को। ओके नेक्स्ट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट, डिस्कस हो चुकी है ये बात कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट होंगे। ओके नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ए, ये जरा ध्यान से देखना, ठीक है। कितने प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं। देखो जरा क्या कहता है पहली प्रॉपर्टी में, कि कहता है कि अगर डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हो तो वो बराबर ही होगा, सॉरी डिटरमिनेंट ए के, है ना। मतलब कि अगर आपने क्या किया, ट्रांसपोज निकाल के तब सॉल्व किया या वैसे ही सॉल्व किया, आंसर सेम ही आएगा, है ना। यानी कि मान लो एक कर लेना, एक डिटरमिनेंट है 1 और 2 3 और 4, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो कितना आएगा, 4 - 6 कितना आएगा, -2। अच्छा अब ट्रांसपोज कर दो जरा, a टू द पावर t कर दो तो कितना हो गया, 1 2 और ये 3 और 4, अब सॉल्व करो कितना आएगा,
4 माइनस 3 2 जा 6 कितना आया -2 ही आया। बात आ गई समझ। यानी कि अगर ट्रांसपोज कर देते हो और उसका डिटरमिनेंट निकालते हो या ए डिटरमिनेंट निकालते हो, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। डिटरमिनेंट ए बी को अगर अलग अलग डिटरमिनेंट ए को सॉल्व कर दिया और बी को सॉल्व करके और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, रो और कॉलम वाले यूज से, और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने पहले b को निकाल लिया फिर a निकाल दिया और b में a का मल्टीप्लाई किया या a में b का मल्टीप्लाई किया, दोनों बातें सेम है। मतलब जैसे कि आपने पहले a डिटरमिनेंट a निकाल लिया फिर डिटरमिनेंट b निकाल लिया और a और b का मल्टीप्लाई कर दिया, डन। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप सपोज आपने a और b का नहीं किया, b और a का कर दिया, तो भी आंसर उतना ही आना है, डन। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट के a यानी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है डिटरमिनेंट पे, तो वो क्या बन जाएगा, k टू द पावर n डिटरमिनेंट a बनेगा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा इस बात को एकदम इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करके लिख के रख लो और इस बात को समझ लो। पहले ये नोट डाउन कर लो, मैं हटा रहा हूं इसको, इस बात को समझते हैं एग्जांपल लेके, ठीक है। चलो, ओके, क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, कहता है कि अगर डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट क्या है, के ए है, तो जो k टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, और डिटरमिनेंट a को लिख दो आप। n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जरा ध्यान से समझना इसको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 4 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6 और यहाँ पे ले लेता हूँ 8, डन। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो अब मैं इसका डिटरमिनेंट लिखने जा रहा हूँ, डिटरमिनेंट a, डन। अच्छा, तो क्या लिख दूंगा, सेम वैसे ही वही एलिमेंट 2 4 6 और 8। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 एंड माइनस 4 6 जा 24। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा ना, डन। अच्छा, अब ये वाला रूल क्या कहता है, ये वाला रूल क्या कहता है कि के ए अगर एक डिटरमिनेंट लिखा है तो इस डिटरमिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा देखो। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A ये है, क्या है 2 6 4 8, जरा देखो कि क्या इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है क्या 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 सब में है कॉमन, तो 2 कॉमन लेके और इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूं 1 3 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब आपने इसका डिटरमिनेंट लिख दिया, डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 2 लिख दिया और ये लिख दिया 1 3 2 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है ना, आप ऐसा नहीं लिख सकते। अब जरा इस बात को समझो कि क्यों नहीं लिख सकते सर, ठीक है। यहाँ के बाद ये तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने जो मैट्रिक्स A था उसमें मुझे दिख रहा है कि भाई जो सब में कॉमन होता है वो मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ कांस्टेंट, तो मैंने k यानी कि 2 सब में कॉमन आ रहा था 2 लिख दिया और मैट्रिक्स लिख दिया। अब कॉमन लेने के बाद उसको डिटरमिनेंट में चेंज किया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 2, अच्छा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 बन जा 4 ब्रैकेट लगा देता हूं और 2 3 जा 6 तो माइनस का 6। अच्छा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पे कितना आएगा -2, आंसर कितना आ गया -4। आंसर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। यानी कि क्या ये ऐसा मैं लिख सकता हूं, तो नहीं ले सकता हूं, ये कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग बात है, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते, डन। तो इसीलिए कहा गया कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को चेंज करते हो कॉमन लेके, जहां पे n ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो जो उसमें से कॉमन आ रहा है ना, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, तो उसके ऑर्डर पे उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 लग जाएगा और उसके बाद आप डिटरमिनेंट लिख दो। क्या लिखोगे, क्या कॉमन आ गया तो क्या बन गया, ये 1, ये क्या बन गया 3, ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 4। अब ये बात सही है, ठीक है, अब ये बात सही है। अब करके देख लो तो 2 2 जा कितना आ गया 4 और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 -3 2 जा कितना 6 तो 4 और -2, क्या आंसर आ गया माइनस का 8।
डन, बात आगे समझ। अच्छा, अब मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकता था। यहाँ पे मैं क्या कर देता, 2 पे पावर 3 कर देता, तो क्या होता देखो 1 3 1 और 2 है ना। अच्छा देखो 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 और माइनस यहाँ पे कितना 3, तो क्या कितना आ गया 8 माइनस 1, तो कितना आ गया -8। अच्छा ये बात आपको समझ नहीं आई होगी कैसे हुआ। देखो डिटरमिनेंट का, मैट्रिक्स का क्या रूल है कॉमन लेने का, कि अगर सभी एलिमेंट्स में कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। अच्छा ऐसा क्यों लिखा गया है, मैं अब इस बात को समझा रहा हूं। अच्छा लिखा जो गया है वो तो समझ गए ना, कि ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं। ऑर्डर 2 है तो जो कॉमन आ रहा है उस पर उतना पावर लगा दो, तो ये तो बात हो गई ओके। ये रटने वाली बात होगी कि ऐसा लिखते हैं। अच्छा लिखते क्यों है ये बात समझ लेते हैं जरा। देखो मैट्रिक्स का कॉमन लेने का ऑर्डर क्या है, रूल क्या है, मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में कुछ भी कॉमन लेना हो स्केलर, तो क्या रूल है कि अगर सभी एलिमेंट में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो। लेकिन डिटरमिनेंट के कॉमन लेने का रूल क्या है कि अगर किसी एक रो में कॉमन है, किसी भी एक रो में कॉमन है या किसी एक कॉलम में कॉमन है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। डन। देखो जैसे यहां पे क्या कॉमन है, दोनों रो में 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया। अच्छा जब आप सॉरी इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। देखो ध्यान से देखो 4 कॉमन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया था। देखो देखो जब मैंने इस डिटरमिनेंट को लिखा था तो मैंने ये तो बता दिया था कि k टू द पावर n आएगा, यानी कि 2 टू द पावर 2 आपने लिख दिया और सॉल्व कर दिया। फिर मुझे दिखा कि ये है 2 और ये है 4, इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 पे पावर 2 था, फिर से 2 कॉमन आ गया तो 2 पे पावर 3 लिख दिया। तो इसमें से जब कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया 1 2, फिर से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, आंसर सेम ही आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये बात हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ पे बात छेड़ी तो मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी 3 चीजें भी याद तो रखनी है, और ये आई होप समझ आया होगा सारी चीजें, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है। तो जितना हो सके वीडियो को फैलाओ, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट करके कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। या तो नेक्स्ट सेशन में हम 4.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो मेन बात है कि पहले थ्योरी पार्ट को अच्छे से करो कवर अप, ठीक है, क्योंकि देखो भाई थ्योरी पार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है आपको फील आएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करना ना सीखो, जब थ्योरी पार्ट करोगे तो आपको फील आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, इंट्रोडक्शन पार्ट या ये सारी चीजें मैं इन पे इसीलिए इतना टाइम लगाता हूं, क्योंकि जब ये चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तब आप बुक के पीछे नहीं भागोगे कि वो बुक मैंने पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चंस आते हैं, वो बुक मैंने नहीं पढ़ा तो उसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आप सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भागते हो कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आ गया, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यही होता रह जाएगा फिर लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो आप थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप आने दो क्वेश्चन को, आ जाओ देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लड़ना सीखोगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से लड़ना सीखने के लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, और वो वोकैबुलरी आपकी थ्योरी है। डन। तो थैंक यू।